टीनोफोर्स को कॉमनली सी वालनट्स या कोम जेलीज कहा जाता है। वालनट इसलिए क्योंकि इनकी जो शेप है वो कुछ कुछ वालनट जैसी दिखाई देती है, और सी इसलिए क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। पीछे पोरीफेरा और सीलेंट्राटा में हमने देखा मोस्टली मराइन कंडीशन थे ऑर्गेनिजम्स की। इसका मतलब कुछ कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी थे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। सारे एक्सक्लूसिवली मराइन है, इसलिए सी वर्ड आएगा यहाँ पे। और इनको कोम जेलीज भी कहा जाता है क्योंकि इनमें कोम प्लेट्स पाई जाती हैं। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वन मोर थिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये सारे कैरेक्टर्स सीलेंट्राटा में भी पाए जाते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, सीलेंट्राटा और टीनोफोरा इनके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं क्योंकि इवोल्यूशनरी बिल्कुल पास पास होती हैं ये दोनों फाइला। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब अगर ये ना भी दिया होता कि कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प कर रही हैं, तो भी हमें ये पता था कंसेप्चुअली कि सीलिएटेड अगर कोई चीज़ होगी जिसमें सीलिया प्रेजेंस होगी, उसका मोशन में ही रोल होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं सीलिएटेड एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो सीलिएटेड है अगर कॉम्प्लेक्स, तो लोकोमोशन में इनका यूज़ होगा। दिस वी नो कंसेप्चुअली। 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं इसकी, ये आपको फिगर से ध्यान रह जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 होती हैं ये कॉम्प्लेट्स, इसमें नंबर याद रखिए। एंड इसको ऐसे याद रखेंगे कि ई से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सटर्नल रोज होती हैं, ऑफ कोर्स एक्सटर्नली विजिबल हैं ये आपको, तो एक्सटर्नल रोज होंगी हैं तो याद हो ही जाएगा। 8 होती हैं ये, ई से याद रह जाएगा आपको। वैसे दिख भी रहा है कि 8 हैं ये डायग्राम में भी। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर, आई हैव टोल्ड यू। बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। अब ये भी अगर ब्रैकेट डाल के ना एक्सप्लेन किया होता बायोलुमिनेंस, तो भी इस वर्ड से हम जान जाते। बायो मीन्स लिविंग, हम जानते हैं लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा हुआ है हमने, और ल्यूमिनेंस का एसोसिएशन होता है लाइट से। आपने पढ़ा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक बेसिक यूनिट होती है लाइट के लिए। तो बायो मीन्स लिविंग एंड लुमिनस मीन्स लाइट, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट ये होगा बायोलुमिनेसेंस। एंड टीनोफोर्स में ये पाई जाती है। अब इसको याद ऐसे रखेंगे क्योंकि ये बॉल जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, तो बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। ऐसे बी से याद रखना है आपको। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो प्लेटी हेल्मिन्थ तक आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है। इसको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। और आस्क हेल्मिन्थ में जाके सबसे पहले सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आया था, जिसका मतलब कि मेल और फीमेल्स डिस्टिंक्ट होते हैं। उसमें ये फिगर दिया हुआ मेल्स और फीमेल का, तो याद रह जाएगा आपको कि आस्क हेल्मिन्थ में सबसे पहले आया था ये। उससे पहले तक हर्माफ्रोडाइट ही थी सारे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाई सेक्चुअल मीन्स। अब ये आपको ऐसे याद रहेगा, टीनोफोरा के अंदर टीन ये वर्ड आ रहा है, और हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर जब टीन्स एज आती है, टीन एज, तब वो कैपेबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो सो द फर्स्ट टाइम अ ह्यूमन इज कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टीन एज, एंड टीनोफोरा से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्टली ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टीनोफोरा में आया था, ऐसे आपको याद रखना है ये। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, फर्स्ट टाइम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आया है इनमें। इसको एक साथ याद रखना है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आपको, एक्सक्लूसिवली मराइन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये एक्स एक्स एक साथ याद रख सकते हैं आप। पहली बार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टीनोफोरा में आया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 फाइला सिर्फ जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी हैं। विद इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट का सीन है अब सब में इनडायरेक्ट मारते चलिए आप सीधे, बिना कुछ सोचे डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ओनली डायरेक्ट आपको सीधे रेप्टिल्स में जाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि छिपकली और सांप वगैरह ये
अंडे देते हैं और अंडों में से डायरेक्ट जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं वो अडल्ट के जैसे दिखने वाले होते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, जब कोई लार्वा इन्वॉल्व नहीं होता। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट सीधे आती है रेप्टिल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, फिर आगे डायरेक्ट डायरेक्ट होती जाती है। उससे पहले तक एम्फीबियंस तक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मोस्टली देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये भी कंडीशन होती है कुछ फाइला के अंदर, वो जब आएगी मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है आपको। उससे पहले तक इनडायरेक्ट मानते चलिए कि सब में इनडायरेक्ट होगी। प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये टीनोप्लाना का नहीं है, प्लूरोब्रैकिया का है। ये आपको ऐसे याद रहेगा, ये ब्रैकिया से बॉल आपको याद रहेगा, क्योंकि ये बॉल जैसा दिख रहा है तो प्लूरोब्रैकिया होगा ये। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज टीनोप्लाना, ये टीनोफोरा से आपको याद होगा क्योंकि ये राइमिंग वर्ड है। इसके बाद आते हैं प्लैटी हेलमिन्स। इनकी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। डोर्सोवेंट्रल का क्या मीनिंग है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लांट किंगडम में, लीवर वोर्ट्स के अंदर। लीवर वोर्ट्स की बॉडी डोर्सोवेंट्रल होती है, मीन्स अपर साइड और लोअर साइड से डिफरेंट अपीयरेंस होती है, इसको डोर्सोवेंट्रल बोला जाता है। ये अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आता है जब डाइकोट लीफ का जिक्र आता है। डाइकोट लीफ को डोर्सोवेंट्रल लीफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है उन पे नंबर ऑफ स्टोमेटा डिफरेंट होते हैं। तो डोर्सोवेंट्रल का मोटा मोटा मीनिंग हुआ कि किसी ऑर्गेनिज्म का अपर सरफेस और लोअर सरफेस डिफरेंट अपीयरेंस हो, उसको डोर्सोवेंट्रल बोला जाता है। यहाँ से देख के आपको थोड़ा सा इल्यूजन हो सकता है कि इसकी तो दोनों तरफ से सेम दिख रही है बॉडी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डायग्राम देख के आप एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते, लेकिन डोर्सोवेंट्रल का एग्जैक्ट कंसेप्चुअली मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। देयर हैज़ टू बी डिफरेंट सरफेसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा इसके दोनों सरफेस में। दैट्स वाई डोर्सोवेंट्रल वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। These are mostly endoparasites found in animals including human beings. तो एंडोपैरासाइट यानी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड देयर होस्ट ये लाई करते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। ये आप ऐसे याद रखेंगे कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12 बायोलॉजी में एक पैराग्राफ है पैरासिटिज्म करके, वहाँ पे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन दिए हुए हैं, उनमें एक इंट्रैक्शन होता है पैरासिटिज्म। उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है ह्यूमन लीवर फ्लूक का, और प्लैटीहेल्मिन्थ्स का एग्जांपल है लीवर फ्लूक। तो ह्यूमन लगा दिया उसके आगे, मीन्स ह्यूमंस में भी ज़रूर पाए जाते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि ह्यूमंस में भी होते हैं एंडोपैरासाइट्स, दीज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। बायलिटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता चुका हूँ ये सारे पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। तो हुक्स का इस्तेमाल करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स होस्ट से क्लिंग या स्टिक करने के लिए हुक्स का इस्तेमाल होता है, और सकर्स का इस्तेमाल होता है न्यूट्रिएंट्स को सक करने के लिए, टू एब्जॉर्ब ब्लड। एक्चुअली खून चूसते हैं ये अपने होस्ट का। आगे लिखा है कि दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो क्योंकि ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांजिशन होता रहता है, एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है ना ब्लड, हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में देखने वाले हैं ये। तो उसमें क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो उसकी हेल्प से, फिर ब्लड की हेल्प से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये था फंक्शन हुक्स और सकर्स का। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो ये जो ऊपर स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर, हुक्स एंड सकर्स, ये कुछ प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एब्सेंट होते हैं, और ये जिनमें एब्सेंट होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ऑब्वियसली ये एडवांस टाइप ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स है जिनमें ये कंपोनेंट्स भी नहीं पाए जाते, तभी इनकी संख्या बहुत कम है। ओनली सम ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स कैन डू परफॉर्म सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच हुक्स एंड सक्कर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ बॉडी सरफेस, क्योंकि देखिए सक्कर्स नहीं होता ये तो समझ में आता है क्योंकि बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हुक्स भी नहीं होते ये भी समझ में आता है क्योंकि बॉडी सरफेस से वो
से ही उससे जुड़ा हुआ होगा, स्टिक हुआ होगा, हुक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसमें। तो ये एडवांस टाइप ऑफ प्लेटी एलिमेंट्स हैं। एंड इससे इसका हमें ऐसे भी अंदाज़ा लग जाता है क्योंकि इससे आगे जो फाइला है आस्क एलिमेंट्स, उनमें सारे के सारे जितने पैरासाइट्स होते हैं सब में यही फीचर पाया जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बॉडी सरफेस के थ्रू। हुक्स एंड सकर्स एक में भी नहीं पाए जाते, कोई जिक्र ही नहीं है उनमें। सो दैट्स वाई ये एडवांस फीचर है, सिर्फ कुछ प्लेटी एलिमेंट्स में पाया जाता है और सारे आस्क एलिमेंट्स में आ गया। आगे चल के स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ओस्मो रेगुलेशन एक डिफरेंट फिनोमेना होता है एक्सक्रीशन से। एंड इन फ्लेम सेल्स को बोला जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन फंक्शन वहाँ पे लिखा है कि ओस्मो रेगुलेशन होता है। और ओस्मो रेगुलेशन बताया भी गया है वहाँ पे क्या होता है। इट इज़ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। तो बॉडी में कितने आयन्स एक्सक्रीट होने और कितने रहने और डिफरेंट फ्लूइड्स की वॉल्यूम कितनी ऑप्टिमम होनी चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस फिनोमेना के थ्रू ये रेगुलेशन किया जाता है उसको ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ये एक्सक्रीशन चैप्टर में आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन फंक्शन होता है ओस्मो रेगुलेशन, ये हमने देखा। एक्सक्रीशन भी थोड़ा बहुत कर लेता है ये प्रोटोनेफ्रिडिया, लेकिन मेन फंक्शन ओस्मो रेगुलेशन है, ये याद रखिए। वहाँ पे भी देखने वाले हम एक्सक्रीशन कैसे डिफरेंट होता है ओस्मो रेगुलेशन से। एक्सक्रीशन इज मेनली एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। तीन टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये भी उस चैप्टर में देखने को मिला। तो बेसिकली अभी के लिए इतना जानिए कि डिफरेंट होता है फ्रॉम ओस्मो रेगुलेशन। प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन फंक्शन होता है ओस्मो रेगुलेशन, थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन कर लेता है। ये एडवांस फीचर चाहिए एक्सक्रीशन को इसके फुल्ली एफिशिएंट मैनर में करने के लिए, जो कि इनमें नहीं होता। बहुत प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अगेन हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल किन 5 फाइलम में होता है मैं बता चुका हूँ। टीनोफोरा, इकाइनो डर्माटा, हेमिकोडाटा, ओस्टिकथाइज एंड एम्फीबियन। सिर्फ इन 5 में एक्सटर्नल, बाकी सब में इंटरनल। डेवलपमेंट मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ऑर्गेनिजम्स में कि सिर्फ एक ही लार्वा हो, उसके बाद तुरंत अडल्ट ऑर्गेनिजम्स बन जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैनी लार्वल स्टेजेस दी गई हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस है। ये आप ऐसे याद रखेंगे कि प्लेटी हेलमिन्थ्स के अंदर पीछे मिन्थस आ रहा है, तो मिन्थस से मैनी आपको याद रखना है कि इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं, एक नहीं होती। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो ये हम देख चुके हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी, कि प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म के अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो दो दो चैप्टर्स में ये सेम लाइन आ गई है, तो आपको ये याद होनी ही चाहिए। एग्जांपल्स हैं टेनिया टेप वॉर्म, ये तो सीधे सीधे याद हो रहा है टी से। और फैसियोला लीवर फ्लूक होता है। टेनिया, ये जो टेप वॉर्म है इसकी स्ट्रक्चर भी टेप के जैसी दिख रही है, तो याद रखना आसान है इस स्ट्रक्चर को। लीवर फ्लूक फैसियोला होता है। ये एफ से फ्लूक और एफ से फैसियोला आप याद रख सकते हैं। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है ये फ्लूट जैसी दिखती है। इवन दो ये फूली हुई फ्लूट दिख रही है, ये एग्जैक्टली फ्लूट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ दिखती है फ्लूट जैसी। तो लीवर फ्लूक की शेप ऐसी होती है, आप फ्लूट से याद रख सकते हैं इसको। तो ये था टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिन्थ्स। इसके बाद आते हैं आस्क हेलमिन्थ्स। इसमें सबसे पहली बार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिला हमें, मेल और फीमेल्स डिस्टिंक्ट इनमें देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। Body of ask helminths is circular in cross section, hence the name roundworms। आप देख सकते हैं सांप जैसी सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है इनमें एग्जैक्टली, लेकिन सांप से बहुत छोटी साइज होती है इनकी, बट जो शेप है वो सांप जैसी दिखती है, तो सर्कुलर होती है मेनली। ये बात आपको याद रखनी है। इनको राउंड वॉर्म इसलिए बोला जाता है, पीछे प्लेटी हेलमिन्थ से फ्लैट वॉर्म्स, ये हैं राउंड वॉर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो फ्री लिविंग क्या होता है मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको बता चुका हूँ। ये आता है
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में जो ट्राइपैनोसोमा इसका एग्जांपल है, तो वो फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिटिक भी है, दोनों कंडीशन उसमें भी आती हैं। फ्री लिविंग इज अ कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट नेसेसरी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल होस्ट फॉर इट न्यूट्रिशन। वो फ्रीली ड्वेल कर सकता है यहाँ से वहाँ इन सर्च ऑफ इट्स फूड, इसको फ्री लिविंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। वहाँ भी मैंने बता चुका हूँ डिटेल में इसके बारे में। और पैरासिटिज्म भी बताया मैंने वहाँ पे, एक होस्ट पे डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन, ए सिंगल होस्ट पे, तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो दोनों तरह के पाए जा सकते हैं इसमें, एक्वाटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी। तो इसकी हैबिटेट और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों काफ़ी डाइवर्स होता है, पानी में भी और ज़मीन पे भी, फ्री लिविंग भी और पैरासिटिक भी। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये भी इनसाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, काफ़ी छोटा होता है इनका साइज़, जस्ट लाइक प्लेटी हेलमिन्स, क्योंकि उनके तुरंत बाद आ रहे हैं तो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक उनसे सिमिलर होंगे। एंडो पैरासाइट्स होते हैं, इसका ये मतलब है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलिटरली सिमेट्रिकल, टिप्लोब्लास्टिक, सूडो सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। एलिमेंट्री कनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, तो क्योंकि इनमें मस्कुलर फेरिंग्स आ रहा है जो कि हिस्सा होता है एलिमेंट्री कनाल का, तो इससे आपको ये याद रह जाएगा कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट हुआ था। टीनोफोरा, सिलेंट्राटा और प्लेटी हेलमिन्थ्स, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आस्क हेलमिन्थ्स में पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था। मस्कुलर फेरेंस की प्रेजेंस होती है इनमें, इससे याद रह जाएगा आपको। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, तो ऊपर उसने माउथ का जिक्र किया, मस्कुलर फेरेंक्स ट्रीटेड एज माउथ, एंड नीचे एक्सक्रीटरी पोर का जिक्र कर दिया, तो ये कंप्लीट कर रहा है एलिमेंट्री कनाल को। सेक्सेस आर सेपरेट, इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोला जाता है, सबसे पहले इनमें देखा गया था आस्क एलिमेंट्स में। डायोशियस कंडीशन होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्लांट किंगडम में, लीवर वोट्स के अंदर आई थिंक मैंने आपको बताया था। मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन क्या होती है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स में भी वही चीज़ है। डायोशियस मींस मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, और मोनोशियस मींस एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाना। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, इसको आप डायग्राम से भी देख के बता सकते हैं। ये फीमेल बड़ी होती है, इसको ऐसे याद रखेंगे, ये जो फीमेल वर्ड है ये इटसेल्फ मेल वर्ड से बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे फीमेल्स बड़ी हो गई। एक्चुअली ये इस वर्ड से भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, ये एक और जगह आता है यही कंसेप्ट ऐसा ही। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरेंट एंड वेरिएशन, उसमें मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट है, उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस पे ये जो मक्खी होती है इसमें फीमेल्स बड़ी होती हैं मेल से, तो वहाँ पे भी यही एक चीज़ देखने को मिलती है, दो दो जगह सेम और ऑब्जर्वेशन, तो आपको याद हो ही जाना चाहिए कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल डेवलपमेंट, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगी तो यंग वन रिजेंबल्स द अडल्ट, दो बच्चा पैदा होगा वो अडल्ट से रिजेंबल करेगा, मीन्स लार्वा नहीं होगा कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट में, और इनडायरेक्ट में ऑफ कोर्स लार्वा होता है। अब ये कैसे याद रखा जाए कि इसमें दोनों तरह की डेवलपमेंट पाई जाती है, तो इसमें क्योंकि दो ऑर्गेनिजम्स आ गए, मेल्स एंड फीमेल डिस्टिंक्ट हैं, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, दो हैं ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल, तो डेवलपमेंट भी दो तरह की है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह की। इसके एग्जांपल्स हैं एस्कैरिस राउंड वॉर्म, तो ये तो फाइला नेम से ही रिजेंबल कर रहा है, एस्क हेलमिन्स एस्कैरिस, एंड आस्क हेलमिन्स को राउंड वॉर्म बोला जाता है, तो इसको भी राउंड वॉर्म बोला जाएगा। व्यूकेरेरिया फिलेरिया वॉर्म होता है, ये आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर के अंदर ये जो वॉर्म होता है व्यूकेरेरिया, इट कॉजेज फिलेरियासिस, एक डिजीज़ होती है ये, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसको, तो फिलेरियासिस कोज करता है, इसलिए फिलेरिया वॉर्म है ये। और एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म होता है, ये आप ऐसे याद रखेंगे, पीछे एक कंसेप्ट बताया मैंने आपको कि सारे के सारे जितने पैरासाइट्स होते हैं आस्क हेलमिन्थ्स के अंदर, वो उनमें हुक्स और सक्कर्स दोनों एब्सेंट होते हैं, सिर्फ बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं वो एब्जॉर्प्शन को सक करने के लिए, होस्ट से जुड़ने के लिए, तो इनमें हुक नहीं पाया जाता, दे हैव लॉस्ट देयर हुक, तो ऐसे आप याद रखेंगे एनसाइलोस्टोमा हुक वॉर्म को बोला जाता है लॉस्ट हुक से, इसको ऐसे याद रखेंगे आप।
एनीलिडा है नेक्स्ट फाइला, इनके भी काफ़ी हैबिटेट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर होते हैं आस्केल्मिन से, क्योंकि उनके तुरंत बाद आ रहे हैं। दे में भी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक का मतलब आप जानते हैं मराइन और फेरफास्टर दोनों होता है। ये एल्गी के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा आपने पीछे, प्लांट किंगडम के अंदर एक्वाटिक का मतलब दोनों होता है। दे में बी फ्री लिविंग एंड सम टाइम्स पैरासिटिक। तो जैसा कि आपने पीछे देखा कि प्लेटी हेलमिन्स और राउंड वॉर्म्स यानी आस्क हेलमिन्स के अंदर एंडो पैरासाइट्स पाए जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम से। हमें तो एटलीस्ट एंडो पैरासाइट्स ही रिटर्न है थ्योरी के अंदर। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़े हो रहे हैं ये साइज के अंदर, ये एनिलिडा काफ़ी बड़े होते हैं, अर्थवॉर्म आ जाते हैं, इनके नैरिस होते हैं इनके अंदर। और ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको, इसका नाम है हिरुडेरेनिया ब्लड सकिंग लीच। आपने रियल वर्ल्ड में भी देखा होगा, ये खून चूसने वाली होती है लीच, एंड ये काफ़ी बड़ी होती है। तो ये एक्सो पैरासाइट्स होती है, यानी बाहर से ऑर्गेनिज्म को स्टिक करती है और वहाँ से खून चूसती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ से कि जितने भी पैरासाइट होते हैं वो एज द ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग इन साइज, आस्क प्लेटी आस्क एल्मिन से एनिलिडा में आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ कुछ ही और पैरासाइट्स बच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता जा रहा है, जैसे कि अर्थवॉर्म का भी फ्री लिविंग होता है। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच ये पैरासाइट होती है, लेकिन एक्सो पैरासाइट होती है। तो एंडो पैरासाइट काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, ऑर्गेनिजम्स का फाइला आगे बढ़ती जाती हैं, तो पैरासिटिज्म डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। अब वो किसी होस्ट से जुड़ नहीं पाएगा, उससे न्यूट्रिएंट्स तक नहीं कर पाएगा। जितना छोटा होता है एंडो पैरासाइट्स के लिए, उतना आसान होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। तो क्योंकि इनका साइज बड़ा होता जा रहा है, तो फ्री लिविंग कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे पैरासिटिज्म डिक्रीज करता जाए। तो इसमें सिर्फ सम पैरासाइट्स देखने को मिलेंगे, और वो भी एक्सो पैरासाइट, एंडो नहीं होंगे इसमें। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलिटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये तीनों कैरेक्टर्स हम जानते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी इनमें पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका हम जानते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा 3 में पाई जाती है ये। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, हेंस द फाइलम नेम एनुलस मींस लिटिल रिंग। तो बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स जुड़ के ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, इवन नैरिस के अंदर भी यही है, सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स, इसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। दे पजेस लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल विच हैव इन लोकोमोशन। तो ये आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर भी, कि हमारे एलिमेंट्री कनाल के अंदर मस्कुलर लेयर होती है, एक तीसरी होती है बेसिकली, वो तो वहाँ देखेंगे कौन सी है, लेकिन ये लेयर होती है, ये दो टाइप की मसल्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल, और ये हेल्प करती हैं इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। यानी जो बोलस होता है फूड, उसको नीचे लाने के लिए ये मस्कुलर मूवमेंट्स जनरेट करती हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल इसमें हेल्प करती हैं। तो इसका आपको यहाँ से सिर्फ इतना निकालना है कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स। ये वहाँ भी आप आएगा तो ये लर्न हो ही जाना आपको। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नैरेस, अब ये एक्वाटिक होता है, इसकी स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है। देखिए ये साइड वाइज लेटरल अपेंडेजेस जो आपको दिख रही हैं, ये पैरापोडिया होती हैं विच हेल्प्स इन स्विमिंग। स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ये। Aquatic Nares possesses lateral appendages called parapodia which helps in swimming. A closed circulatory system is present. तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आया आस्क हेलमिन्स में, और कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आया एनिलिडा के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इससे आगे आएगा आर्थ्रोपोडा, उसमें सबसे पहले आया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी, आस्क हेलमिन्स, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था इनमें। ओपन सिर्फ दो ही में होता है, पूरे 11 फाइला के अंदर सिर्फ दो में ओपन है, आर्थ्रोपोडा और हेमिकोर्डाटा, इन दो में ओपन होता है। कैसे याद रखना है वो जब फाइला पढ़ेंगे तब बताऊंगा। यहाँ से आप इतना समझिए कि सिर्फ दो में होता है। नेफ्रीडिया
हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये बहुत एफिशिएंटली कर जाएगा एक्सक्रीशन को भी। ये जो ऑर्गन है एक्चुअली कंपोनेंट होता है इनका, ऑर्गन भी बोल सकते हैं क्योंकि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होता है। तो नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन आल्सो, ओस्मो रेगुलेशन तो करेगा ही क्योंकि प्लैटी हेलमिस के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया यानी फ्लेम सेल्स भी अच्छे से कर पा रहा था ओस्मो रेगुलेशन, तो ये तो कर ही जाएगा। यानी और एक्सक्रीशन भी कर जाएगा बहुत अच्छे से क्योंकि ये एडवांस ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया, एटलीस्ट फ्रॉम प्रोटोनेफ्रिडिया। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो जैसे ह्यूमंस के अंदर ब्रेन होता है, ये पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन के अंदर। ये हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर, जहाँ पे ब्रेन की एक्चुअली उसमें ब्रेन नहीं है, उसमें सिर्फ हड्डियों का दिया हुआ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसमें आएंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेन में स्पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, तो उनकी जगह यहाँ आनिलिडा में पाए जाते हैं पेयर्ड गैंग्लिया। तो गैंग्लिया रिप्रेजेंट ब्रेन ओनली, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड दे आर कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कोड। तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उससे कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से, ये लेटरल नर्व्स कनेक्ट करती हैं वहाँ भी। एंड यहाँ गैंग्लियन से लेटरल नर्व्स कनेक्ट करती हैं डबल वेंट्रल नर्व कोड्स को। जैसे सीएनएस से पीएनएस को लेटरल नर्व करती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, यहाँ गैंग्लियो से नर्व कोड को कनेक्ट करते हैं लेटरल नर्व्स। तो सिमेट्री है। और नर्व सिस्टम यहाँ पे डबल वेंट्रल होता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स। कोर्डेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंगल होता है और होलो होता है और डोर्सल होता है। यहाँ पे डबल वेंट्रल दिया हुआ है। सॉलिड भी होता है इनका नर्वस सिस्टम। ये आगे जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे कोर्डेट्स नॉन कोर्डेट्स में तब आपको क्लियर हो जाएगा। नैरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डायोसियस, अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। अर्थवर्म और लीचियस मोनोशियस होते हैं, मींस इनमें दोनों टाइप के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नैरिस में सिर्फ एक होता है, इधर मेल और फीमेल, इसलिए इसको डायोसियस बोला गया। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भगवान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बांट रहे थे तो नैरिस सेड नो, ही सेड आई वांट ओनली ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मुझे दोनों नहीं चाहिए। तो ही सेड नो टू गॉड, सो नैरिस सेड नो। सो इससे आप याद रखेंगे कि ये डायशियस होता है, सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें पाया जाता है। और अर्थवर्म और लीचेस में दोनों होते हैं। ये अल्टरनेट वे में याद रखेंगे आप क्योंकि यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, ये ऑफ कोर्स याद रहने वाली चीज़ है क्योंकि टीनोफोरा में सबसे पहले ओनली सेक्सुअल प्रोडक्शन आ गया था। मैं आपको बता चुका हूँ कि लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही सिर्फ ए सेक्सुअल प्रोडक्शन पाया जाता है। सारे हाइयर प्लांट्स और एनिमल्स में सेक्सुअल होता है। तो हाइयर एनिमल्स की शुरुआत हो गई थी टीनोफोरा से, उसके बाद सब के सब में सेक्सुअल प्रोडक्शन ही पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं नैरिस, ये डायोशियस होता है, और एक्वाटिक एनालिडा होता है। याद करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। फेरेटिमा अर्थवर्म होता है, तो ई ये आ रहा है यहाँ पे, और अर्थवर्म EAR से स्टार्ट हो रहा है, तो ये राइमिंग है तो याद हो जाएगा कि फेरेटिमा अर्थवर्म होता है। हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होता है। हीरोडिनेरिया से आपको याद आना चाहिए हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है ब्लड का, तो ये ब्लड सकिंग लीच होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एंड आई होप ये स्ट्रक्चर तो आपने देखी होगी ब्लड सकिंग लीच की, ये बहुत कॉमन पाई जाती है जहाँ पे मॉइस्चर होता है उन हैबिटेट्स के अंदर। तो पानी अगर आपके आसपास कहीं गीली मिट्टी है तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी ब्लड सकिंग लीच। एंड नैरिस एक्वाटिक होता है, स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है। तो ऐसे इन एग्जांपल्स को आप याद रख सकते हैं। आगे है फाइलम आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर कि 70% ऑफ द ऑल स्पीशीज आर एनिमल्स, एंड आउट ऑफ द एनिमल्स 70% आर इंसेक्ट्स। तो ये लिटरली डाटा आपको याद रखना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में।
तो उसके हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। तो 2/3 का मतलब हुआ अराउंड 66%, इट इज़ अराउंड 70%। तो ऐसे आप याद रखेंगे 2/3 होते हैं आर्थ्रोपोड की स्पीशीज अर्थ पे। ऑर्गन सिस्टम बाइलिटल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन सीलोमेट ऑलरेडी जानते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में। आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बॉडी इज कवर्ड बाई काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये मेन फीचर होता है इनका। द main feature, the most valuable features of arthropods is the presence of this chitinous exoskeleton, जिसकी वजह से इतने सालों साल ये सरवाइव कर पाए हैं अर्थ पे। ऑफ कोर्स जो हमारे डायनासोर्स होते हैं उनसे कितने साल पहले ये ऑर्गेनिजम्स आए हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रेप्टिल्स में जाके आते हैं डायनासोर, तो ना ये कितने पहले होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, और उनके टाइम से ये सरवाइव कर रहे हैं। तो ये रीज़न है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनका इतने ज़्यादा समय तक सरवाइव कर पाने का। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरक्स एंड एब्डोमन। अब ये जो फंक्शंस आ रहे हैं आर्थ्रोपोडा के, ये सारे हमको देखने मिलते हैं कॉकरोच के अंदर भी, और कॉकरोच को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर हेड थोरक्स एंड एब्डोमन होता है, उससे आपको याद रह जाएगा कि इनमें इंसेक्ट्स में एज अ होल ये बॉडी अरेंजमेंट होता है हेड थोरक्स एंड एब्डोमन का। जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं इनमें, आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अरेंज अपेंडेजेस। तो ये तो फाइलम नाम इनका इनकी बॉडी अपीरियंस को इंडिकेट कर रहा है। आर्थ्रोज का मीनिंग जॉइंट होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये ऐड देखी होगी जो टीवी में आती है। डॉक्टर ऑर्थ्रो एक ऑयल होता है जो कि जब जॉइंट्स पे अप्लाई किया जाता है घुटनों वगैरह पे, तो उनकी स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इसलिए उसको डॉक्टर ऑर्थ्रो बोला गया है। क्योंकि ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंट, एंड जॉइंट्स की अच्छी या फिर आसानी से मूवमेंट्स में हेल्प करता है वो। सो आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, ये तो नाम से क्लियर हुआ है पोडा और अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आए इनमें सबसे पहले, ये याद रखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम्स डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। गिल्स एंड बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच में भी, तो उससे आपको याद रह जाएगा कि इनमें भी होता है। बुक लंग्स होते हैं और बुक गिल्स होते हैं। अब इनमें लंग्स नहीं पाए जाते, क्यों इसको आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं और कितने बड़े होते हैं वो, और ये ऑर्गेनिज्म काफ़ी छोटे होते हैं आर्थ्रोपोडा के। तो ऐसे आप याद रखेंगे कैसे समाएगा इनमें लंग्स। तो इससे आप याद रखेंगे कि इनमें लंग्स नहीं होते, बुक लंग्स होते हैं। इसके अलावा गिल्स और बुक गिल्स दोनों पाए जाते हैं इनमें, क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ही काफ़ी होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो ये दोनों वैरायटी होती है इनमें गिल्स की, गिल्स और बुक गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब ये आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि कॉकरोच में ओपन होता है और इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है सर्कुलेटरी सिस्टम की वहाँ पे हार्ट वगैरह की। तो बिल्कुल याद रहने वाला है कि कॉकरोच में ओपन होता है, तो यहाँ भी ओपन ही हो गया आर्थ्रोपोडा में। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना, आइज, आइज दोनों टाइप की होती हैं। कॉकरोच में कंपाउंड होती हैं, लेकिन सिंपल भी इनमें पाई जाती है क्योंकि बहुत वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये। तो दोनों टाइप की आइज डेफिनेटली होंगी इनमें। स्टैटोसिस और बैलेंसिंग ऑर्गन, तो स्टैटोसिस के अंदर पहला आ रहा है स्टैटो वर्ड, ये स्टैटिक से उठाया गया, मीन्स एक जगह पे जो स्थिर है। तो स्थिर तभी हो पाएगा जब बैलेंस होता है, तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ऐसे आप याद रह सकते हैं। तो ये होते हैं इनमें सेंसरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन होता है मालपीबियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, और डायोसियस कंडीशन होती है इनमें मोस्टली। ये दोनों चीज़ें कॉकरोच में पाई जाती हैं, तो अगेन वहाँ से याद हो जाएगा आपको। ये सीक्वेंस याद रखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, फिर आगे आस्क हेल्मिन्थ्स के अंदर भी प्रोटोनेफ्रिडिया होता है मोस्ट ऑफ देम के अंदर। एंड उसके आगे है नेफ्रीडिया एनिलिडा के अंदर। एक्चुअली ये जो एनिलिडा होते हैं इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया भी पाया जाता है, ये आपको देखने मिलेगा एक्सक्रीशन चैप्टर के अंदर
कि कुछ में प्रोटोनेफिडिया भी होता है, सारे के सारे में नेफिडिया नहीं पाया जाता। तो ये एक बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया पीछे। एक्चुअली अब पढ़ने भी वाले हैं आगे एक्सक्रीशन में, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता इसका। तो आर्थ्रोपोडा में होते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि इनमें एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ओवीपैरस होते हैं ये, आपको कॉकरोच से याद रह जाएगा, उसमें भी अंडे देता है कॉकरोच। और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। आर्थ्रोपोड्स मोस्ट डाइवर्सिफाइड, सबसे ज़्यादा स्पीशीज होती हैं। तो इसलिए आप ये याद रखेंगे कि इनमें डेवलपमेंट भी डाइवर्सिफाइड होती है। दो टाइप की हो सकती है डेवलपमेंट, दोनों टाइप की पाई जाती है इनमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं अब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, एपिस होती है हनी बी, इसके पीछे एस आ रहा है तो शहद, इससे आपको याद आना चाहिए एस से, और शहद प्रोड्यूस करती है हनी बी, तो एपिस होती है हनी बी। बोम्बाइक्स होता है सिल्क वॉर्म, इस वॉर्म से आपको वॉर्म याद रह जाएगा, तो बोम्बाइक्स सिल्क वॉर्म होता है। लैसिफर होता है लैक इंसेक्ट, एंड ये तीनों चीज़ें सिल्क, हनी एंड लैक, ये तीनों कमर्शियली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए इन तीनों को इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कहा जाता है। वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिटिंग एजेंट्स होते हैं वेक्टर्स। यहाँ पे मॉस्किटोज़ का एग्जांपल दिया गया है, तीनों मॉस्किटोज़ हैं। अनाफ्लीज आप जानते हैं, फीमेल अनाफ्लीज, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर में दिया गया है कि फीमेल अनाफ्लीज मलेरिया को स्प्रेड करता है और एडीज स्प्रेड करता है डेंगू और चिकनगुनिया, दो डिजीज़ को, ये दोनों आपको याद रखनी है। क्यूलैक्स किन डिजीज़ को स्प्रेड करता है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन याद रखना है आपको कि ये भी एक वेक्टर होता है, याद होना चाहिए आपको। ये तीन मॉस्किटोज थे वेक्टर्स। ग्रीगेरियस पेस्ट होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो झुंड में पाए जाते हैं। पेस्ट का मतलब यही होता है भाई, जो हमारी जो फसलें होती हैं उनको नुकसान जो पहुंचाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, वो दवाइयाँ जो पेस्ट को ख़त्म करती हैं, तो पेस्ट फसलों को नुकसान करते हैं। ग्रीगेरियस वो जो झुंड में पाए जाते हैं, तो लो कस्टा होता है ग्रीगेरियस पेस्ट। इसको ऐसे याद रखेंगे, लो से लोग और कस्टा से कष्ट, लोगों को कष्ट देता है ये पेस्ट, तो झुंड में पाया जाता है। इनको टिड्डी बोला जाता है, टिड्डियों का हमला आपने न्यूज़ ज़रूर देखी होगी, तो ये वही होती हैं लोकस्टा। लिविंग फॉसिल लिम्यूल्स को बोलते हैं, और ये किंग क्रैब भी बोला जाता है इसको। तो एल एल से याद रह जाएगा कि लिविंग फॉसिल लिम्यूल्स होता है, और ए बी सी डी में के बाद एल आता है, तो किंग क्रैब होता है लिम्यूल्स, ये आपको याद हो जाएगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा के। ये होता है लोकस्टा ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं इसको, ऑफ कोर्स टिड्डी होती है ये, और मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा इसको। इसके बाद है बटरफ्लाई, ये भी आप मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं इसको। स्कॉर्पियन होता है, अगर आप होरोस्कोप पढ़ते हैं राशिफल वगैरह, तो उसमें आपको देखने वो मिल जाएगा, कर्क राशि में ऐसा कुछ होता है, ये होता है स्कॉर्पियन। लास्ट में है प्राण, ये ऑर्गेनिज्म स्पेशली मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, इसके हाथ पांव सब मुड़े हुए हैं, कमर भी मुड़ी हुई है, ऐसा लगता है इसके प्राण निकले हुए हैं, इसलिए इसको प्राण बोला गया है। तो ये है इसका नाम प्राण, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये थी आर्थ्रोपोडा एंड उसके एग्जांपल्स। अब भाई मोलस्का, ये है सेकंड लार्जेस्ट फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि इसके तुरंत बाद आ रही है आर्थ्रोपोडा के, आर्थ्रोपोडा थी फर्स्ट लार्जेस्ट, उसके तुरंत बाद आई जो सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का, ऐसे याद रखेंगे आप। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों हो सकती है, अगेन क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें, जस्ट लाइक आर्थ्रोपोडा वो भी टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों हो सकती है। इसको आप एग्जाम्पल से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑक्टोपस का एग्जाम्पल है, ये ऑफ कोर्स पानी में पाया जाता है, और ये जो दूसरी चीज़ देख रहे हैं पाइला एप्पल स्नेल, शंख जैसा दिख रहा है, ये बाहर पाया जाता है। आप बीच वगैरह पे अगर आप कभी गए हैं या देखा है टीवी पे, तो आप जानते हैं ये बीच पे के रेत पे पड़ा हुआ मिलता है, तो बाहर पाया जाते हैं, यानी ज़मीन पे टेरेस्ट्रियल होता है। और एक्वाटिक हमने देखा
काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें। मोलस्का को शेल फिश भी बोला जाता है क्योंकि इनमें शेल पाई जाती है बाहर। Organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic and coelomate organisms. Body is covered with calcareous shell and unsegmented with distinct head, muscular foot and visceral hump. तो अनसेगमेंटेड होती है तो हम जानते हैं कि सिर्फ 3 फाइला हैं जिनमें सेगमेंटेशन पाई जाती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड कोरडाटा। तो ये अनसेगमेंटेड तो होगी ही। इसका जो यूनिक फीचर है ये है कैल्केरियस शेल। अब ये कैल्केरियस वर्ड काइटिनियस भी बोल सकते हैं आप इसकी जगह पे। ये समरी के अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पे यूज़ किया है कि मोलस्का के अंदर काइटिनियस ये शेल पाई जाती है जो बॉडी को कवर करती है। तो एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर भी। तो कैल्केरियस की जगह आप काइटिनियस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि काइटिन से ही बना होता है ये। हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प होता है इनमें। तो इनका जो मेन ऑर्गेनिज्म है, जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है यहाँ पे, उससे देख के पता लगा सकते हैं ये तीनों कंपोनेंट है। ये हेड रीजन है जहाँ पे आँख आपको दिखाई पड़ रही है। सारे सेंसरी ऑर्गन्स हेड रीजन के आसपास पाए जाते हैं। नीचे उसके ऊपर दिखाया गया है विसरल हम्प और नीचे है मस्कुलर फुट्स इसकी। सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो ये मेंटल ज़रूर याद रखना है आपको। प्रोटेक्ट करता है ये गिल्स को। गिल्स क्योंकि रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी दो फंक्शंस हैं इनके, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन इनके अंदर है। एक्सक्रीशन का भी फंक्शन यही करता है तो क्रूशियल है। तो इसका प्रोटेक्शन जरूर चाहिए, तो ये मेंटल करता है इसका प्रोटेक्शन। मेंटल की लेयर प्रोटेक्शन के काम आती है, आप ऐसे याद रखें, क्योंकि मेटल जो होता है उसे जो सरफेसेस बन जाती हैं यूजुअली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं क्योंकि मेटल मजबूत होता है, काफ़ी प्रॉपर्टी होती है मेटल की ये मजबूती उसमें। तो मेंटल फॉर्म स्पॉन्जी लेयर, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी टू प्रोटेक्ट दिस फेदर लाइक गिल्स एंड विसरल हम्प के ऊपर पाया जाता है ये। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। सो ऑफ कोर्स मेंटल के नीचे जो कैविटी होगी उसको मेंटल कैविटी ही नाम दिया जाएगा उस स्पेस को। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो इन्हीं को प्रोटेक्शन देता है मेंटल लेयर ऑफ मेंटल। दे हैव अ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है गिल्स का, ये तो हमें समझ में आता है कि क्योंकि गिल्स लंग्स जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लंग्स का भी रेस्पिरेटरी होता है। लेकिन एक्सक्रीटरी कैसे होता है ये भी आपको समझना चाहिए। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इससे एक्चुअली इसमें नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो चैप्टर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एनिमिलेशन, ये चैप्टर है। इसमें आपको एक लाइन मिलेगी, लंग्स बहुत सारी CO2 को भी एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन का फंक्शन लंग्स का भी होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लंग्स क्योंकि गिल्स के अनालोगस होते हैं, गिल्स का भी वैसा ही फंक्शन है, तो गिल्स भी रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी दोनों फंक्शंस कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ से। क्योंकि इनमें कोई अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, जैसे मालपीजियन ट्यूबल होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, एनिलिडा के अंदर होता है नेफ्रिडिया, वैसा कुछ नहीं है। तो गिल्स ही इसका फंक्शन करेंगे, एक्सक्रीशन का भी है। तो ऑब्वियस बात थी। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल्स। तो सेंसरी टेंटेकल्स हेड रीजन में ही पाए जाएंगे, ये हम जानते हैं क्योंकि आइज़ वगैरह और एंटीना वगैरह जितने भी सेंसरी चीज़ें होती हैं वो हेड रीजन में ही पाई जाती है, एंटीरियर हेड रीजन। ऑफ कोर्स आगे की तरफ ही होती है। तो ऑर्गेनिज्म को जब खतरा महसूस होता है तो सेंसरी ऑर्गन से ऑब्जर्व करता है उस खतरे को, एंटीरियर रीजन में ही होनी चाहिए भाई, ये ऑब्वियस बात है। द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेडुला। तो रेस्पिंग ऑर्गन होता है रेडुला, फाइल लाइक मीन्स टंग जैसा होता है ये, और टंग होती है ऑफ कोर्स तो माउथ में ही पाई जाएगी, फीडिंग के लिए हेल्प करती है ये। ये थी स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। आई थिंक मैं दोनों के बारे में बता चुका हूँ आपको। दे आर यूजुअली डायोशियस ओवीपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायोशियस और ओवीपेरस कंडीशन क्योंकि आर्थ्रोपोडा में भी होती है, और आर्थ्रोपोडा ये तुरंत बाद आती है मोलस्का, तो इनमें भी यही पाई जाती है। ये एवोल्यूशनरी आप याद रखेंगे, एवोल्यूशनरी ट्रेंड से। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब तक बोला ना जाए
रेप्टिल से पहले इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगी। जहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा उस फाइला में कि कैसे याद रखना है दोनों डेवलपमेंट्स को। तो मोस्ट ऑफ द फाइला में इनडायरेक्ट होती है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पाइला होता है एप्पल, स्नेल, ये ए से याद रह जाएगा आपको, पाइला के पीछे ए आ रहा है। एक्चुअली एप्पल के अंदर भी PLA ये तीनों अल्फ़ाबेट्स आते हैं और पाइला के अंदर भी। सो काफ़ी इजी है इसको याद रखना, पाइला, एप्पल, स्नेल को। पिंक टाडा होता है पर्ल ओएस्टल, ये PP से याद रह जाएगा आपको। सेपिया होता है कट्टल फिश, ये आपको ऐसे याद रहेगा क्योंकि इसमें पिया आ रहा है पीछे। एंड केतली के अंदर डाल के आप चाय पीते हैं या कोई भी दूसरा लिक्विड, दूध वगैरह, तो पिया के साथ एसोसिएटेड है केतली यानी कट्टल, तो ऐसे सेपिया कट्टल फिश होता है। लोलिगो होता है स्क्विड, ये आपको ऐसे याद रहेगा किडिंग से, क्विड से किडिंग आपको याद आना चाहिए। और जब आपके साथ कोई किडिंग करता है आपका लोल हो जाता है, मीन्स लॉट्स ऑफ लाफ, तो किडिंग से एसोसिएटेड है लोल, और क्विड से किड आपको याद आना चाहिए, तो लोलिगो होता है स्क्विड। ऑक्टोपस होता है डेविल फिश, ऑफकोर्स इंडीड डेविल फिश होना चाहिए, ये दिखता भी डेविल जैसा है, हमने स्ट्रक्चर देखी इसके पीछे। अप्लाइसिया सी हेयर होता है, ये अगेन सिया से सी आपको याद हो जाएगा। डेंटालियम होता है टस्क शेल, अब टस्क होता है प्रोटेक्शन के लिए, टस्क शेल ऑफकोर्स शेल प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। तो दांत हम जानते हैं एक प्रोटेक्टिव चीज़ होती है, जो उसके अंदर के पल्प जो सॉफ्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो डेंटालियम टस्क शेल होगा यानी प्रोटेक्शन के लिए, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, डेंटालियम से दांत। कीटोप्लोरा होता है काइटन, ये नाम से क्लियर हो रहा है आपको, CH और CH इसमें भी आ रहा है काइटन के अंदर। इसके बाद आती है फाइला इकाइनोडर्माटा, इनमें एक ड्रास्टिक डिफरेंट होता है फ्रॉम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का कि इनमें एंडोस्केल्टन पाया जाता है, कैल्केरियस ओसिकल्स का बना हुआ। उनमें एक्सोस्केल्टन था काइटिनियस का बना हुआ। कैल्केरियस और काइटिसन सेम होती है, इसको डिफरेंट नहीं मानिए। मेन चीज़ ये है कि उनमें एक्सोस्केल्टन था, इनमें एंडोस्केल्टन है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि इकाइनोडर्माटा में E और D दोनों हो रहा है, तो एंडो होगा, इनमें एंडोस्केल्टन होगा, हैंस द नेम इकाइनोडर्माटा। इकाइनस मीन्स स्पाइन यानी कांटा, और डर्म वर्ड इज एसोसिएटेड विद स्किन, तो जिनमें स्पाइनी बॉडी होती है उनको इकाइनोडर्माटा बोला जाता है। दे आर ऑल मराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सारे मराइन होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। देखो स्टार फिश होती है, ये भी समुद्र में ही पाई जाती है, सी के अंदर। और ये ब्रिटल स्टार है दूसरा, ये भी स्टार फिश जैसा, तो ये भी समुद्र में ही पाया जाएगा। तो सारे मराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल वगैरह कुछ नहीं होता इनमें, ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। याद रखिए फ्रेश वाटर भी नहीं होते, सारे मराइन होते हैं, सी में ही पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिक होते हैं, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिक होता है। ये फिनोमेना होता है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम के अंदर भी, जहाँ गैमेटोफाइट में रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, इवन तो ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं गिवन है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, लेकिन फिनोमेना इलस्ट्रेटेड है ना थ्योरी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे ये बहुत हाईफाई वर्ड भी नहीं है। दो वर्ड होते हैं, रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स जो आगे बढ़ता है, रेट्रोग्रेसिव यानी रिवर्स। तो रिवर्स इवोल्यूशन को बोला गया है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, क्योंकि इसमें जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है, बड़ा जो मेन ऑर्गेनिज्म होता है, वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। यानी एंड रेडियल सिमेट्री आप जानते हैं, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि सीलेंट्रा, टर्टिनोफोरा, जो बहुत पहले वाले ऑर्गेनिजम्स हैं प्रिमिटिव में, यानी एडवांस फीचर नहीं है, बहुत रेट्रोग्रेसिव फीचर है ये। और बायलिटरल सिमेट्री पाई जाती है एडवांस ऑर्गेनिज्म में, प्लेटीहेल्मिन से स्टार्ट हो जाती है। तो लार्वा तो इसमें होता है एडवांस, और अडल्ट ऑर्गेनिज्म इसमें पाया जाता है लेस एडवांस फीचर और सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये होगा रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इसमें इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है, दो जगह ये फिनोमिना इलस्ट्रेटेड है।
इवन दो इसकी डेफिनेशन नहीं गिवन है, लेकिन सिंपल इसकी क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो आपको याद होना चाहिए कि इकाइनोडर्माटा में और प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक गैमेटोफाइट में रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का फिनोमेना होता है। ये ऑप्शंस में आ सकता है आपसे, कोई ज़्यादा भयंकर टर्म नहीं है ये। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, तो ये हम जानते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारे आस्क हेलमिन्स के अंदर, या जिनको निमेटोडा भी बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। निमेटोडा एक्चुअली यहाँ नहीं गिवन है, आपको ये देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर, निमेटोडा वर्ड है वहाँ पे। तो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, तो इनमें तो होगा ही कंप्लीट। यहाँ पे जो मेन चीज़ डिफरेंट है ह्यूमन बींग से वो ये है कि माउथ इनमें लोअर साइड होता है और एनस अपर साइड होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ ह्यूमंस। एक चीज़ सेम है कि वेंट्रल साइड होता है माउथ और एनस होता है डोर्सल साइड, ये हम में भी होता है। डोर्सल यानी पीछे, वेंट्रल यानी आगे, लेकिन माउथ लोअर होता है और एनस अपर होता है, ये डिफरेंट है। तो एक चीज़ हमारे जैसी, एक हमारे से डिफरेंट। ऑफ कोर्स क्योंकि ये पीछे आते हैं इकाइनोडर्मेटा ह्यूमन से, ह्यूमन कोर्डाटा में आता है, तो एक चीज़ इनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है माउथ लोअर एंड एनस अपर। और एक चीज़ सिमिलर होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, दैट माउथ वेंट्रल एंड एनस डोर्सल। तो ये एक चीज़ सेम, एक चीज़ डिफरेंट, आप याद रखेंगे, होती है काइनोडर्माटा में। रिगार्डिंग आर डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ काइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। मैं आपको बता चुका हूँ ये, जब पोरीफेरा में हमने पढ़ा था कि वाटर कनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में, और यहाँ वाटर वास्कुलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ these organisms are done by these systems only, and सिर्फ दो ही सिस्टम होते हैं ये पोरीफेरा में, क्योंकि कनाल्स पाई जाती हैं तो वाटर कनाल सिस्टम होगा वहाँ पे, तो अल्टरनेटिवली इकाइनोडर्म्स में पाया जाएगा वाटर वास्कुलर सिस्टम। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यही करता है, जस्ट लाइक द वाटर कनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ऑफकोर्स ये उसी का काम करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम भी, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सक्रीशन का काम कर रहा था कनाल सिस्टम, तो ऑब्वियस है कि इनमें क्यों नहीं होता एक्सक्रीटरी सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस कंडीशन सबसे पहले आई थी आस्केल्मिन्स में, उसके बाद ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं जिनमें हर्माफ्रोडाइट कंडीशन पाई जाती है, तो सेपरेट एक्सेप्शंस होते हैं वो। जनरली ये कंडीशन हर्माफ्रोडाइट नहीं मिली थी आस्केल्मिन्स के बाद, सिर्फ एक्सेप्शन में पाई जाती है, तो जनरली तो सेपरेट ही होंगे बाइसेक्सुअल्स, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा सब में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, अगेन टीनोफोरा के बाद से सेक्सुअल ही आएगा सब में। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जी हाँ, ये इकाइनोडर्माटा आ गया, इसके बाद हेमिकोडाटा में भी एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, तो यही आपको बताया गया है ऊपर रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन में कि एडवांस होता है लार्वा, तैर सकता है, फ्रीली स्विमिंग कर सकता है, और डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सब में मान के चलिए इनडायरेक्ट होती है रेप्टिल से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेडियल सिमेट्री इज एसोसिएटेड विद स्टैग्नेंट मोड ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट होता है। स्टारफिश देखिए, ये एक जगह पड़ी रहती है, ये तैरती नहीं है, और ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार ये भी इसी के जैसा होता है, मोशन नहीं होता इनमें, तो ये अडल्ट्स हैं, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मीन्स एक जगह स्टैग्नेंट होते हैं ये। और क्योंकि रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है इनमें, यानी लार्वा एडवांस होता है तो वो फ्रीली तैर सकता है, लार्वा मोशन कर सकता है, और अडल्ट ऑर्गेनिजम्स मोशन नहीं करते, स्टैग्नेंट होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, लेकिन ये यूजुअली होती है। एक्सेप्शन आपके सामने ही है टीनोफोरा का, टीनोफोर्स में कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं और वो मोशन कर सकती हैं, तो ये इन जनरल बोला जाता है कि रेडियल सिमेट्री इज एसोसिएटेड विद स्टैटिक मोड ऑफ लाइफ, बट एक्सेप्शन इज टीनोफोरा इटसेल्फ, पूरी पूरी फाइला क्योंकि कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं तो लोकोमोशन हो सकता है, तो उनमें तो ये ध्यान रखिए कि इन जनरल होता है रेडियल सिमेट्री
स्टैग्नेंट ऑर्गेनिजम्स में। अब एग्जांपल देखिए, एस्टेरिया स्टारफिश होता है, ये नाम से क्लियर हो रहा है, स्टेरियाज से स्टार। इकाइनस होता है सी अर्चिन, ये भी नाम से इकाइनस से अर्चिन। एंटीडोन होता है सी लिली, ये इस नाम से आप याद रख सकते हैं, डोली से। एंटीडोन में डो आ रहा है और सी लिली में ली आ रहा है, तो डोली नाम से आप याद रख सकते हैं। एंटीडोन सी लिली होता है। क्यूकमेरिया होता है सी कुकुम्बर, नाम से क्लियर हो रहा है। और ओफ्यूरा होता है ब्रिटल स्टार। तो इसमें फ्यू आ रहा है ओफ्यूरा के अंदर, यानी फूट जाएगा ये। फ्यू से फूटना आपको याद होना चाहिए, और ब्रिटल भी टूटना ही होता है, टूटना फूटना एक बराबर है। तो ब्रिटल स्टार नाम होगा ओफ्यूरा का, और फ्यूरा से फूटना आपको याद आना चाहिए, तो इससे याद हो जाएगा कि ब्रिटल स्टार ओफ्यूरा होता है। स्टारफिश की स्ट्रक्चर ये होती है, क्लियर हो रहा है डायग्राम से ही कि ये स्टारफिश है। और ये ब्रिटल स्टार होता है, इसको इसकी स्ट्रक्चर से याद रखिए, क्योंकि कमज़ोर सी लग रही है, लकड़ी सी पतली सी, सो ये कभी भी टूट सकती है, तो इसलिए ब्रिटल स्टार है ये ओफ्यूरा, ऐसे याद रह जाएगा आपको। अब आती है फाइलम हेमिकोडाटा, छोटी सी है ये, जल्दी से निपटा लेते हैं इसको भी। अर्लियर इट was considered a सब phylum under chordata, but now it is placed as separate phylum under non chordata। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। पीछे जब कोर्डेट जो नोटोकोर्ड कैरेक्टर है वो डिस्कस किया गया था, वहाँ पे बताया गया था कि नोर कॉर्डाटा होते हैं पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्माटा तक, वहाँ पे ये एग्जांपल्स में दिया हुआ है। वहाँ पे हेमिकोडाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं वहाँ पे भी आपको बता दिया हूँ कि हेमी कोर डाटा भी नॉन कोर डाटा के अंदर आता है। नाउ नाउ इट इज़ प्लेस्ड इन नॉन कोर डाटा, तो ध्यान रखिए वहाँ पे भले ही इकाइनोडर्माटा तक दिया हो, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि नॉन कोर डाटा के अंदर होते हैं ये, क्योंकि कोलर रीजन में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाई जाती है इनके स्टोमोकोड विच इज सिमिलर टू नोटोकोड बट नॉट एग्जैक्टली नोटोकोड। तो क्योंकि एग्जैक्टली नोटोकोड नहीं होता, इसलिए आएंगे तो नॉन कोर डाटा के अंदर ही ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब ये डी जनरेट कर जाती है जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता रहता है। मोस्ट ऑफ द कोर्डेट्स के अंदर नोटोकोड भी ऐसे डी जनरेट करता है, सिर्फ एम्ब्रियो में पाया जाता है। और कोलर रीजन में होती है, ये आप कोड से याद रखेंगे, कोड से कोलर रीजन। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीरोमेट एनिमल्स, ये सारे कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं। मराइन एनिमल्स होते हैं ये, आप ऐसे याद रखेंगे कि इनके पीछे भी मराइन है इकाइनोडर्माटा, तो उनके तुरंत बाद आ रही है तो मराइन होंगे। एंड वोम लाइक होते हैं, ये स्ट्रक्चर से क्लियर होता है, वोम की स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होती है। अब देख चुके हैं पीछे राउंड वोम्स, उनकी भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही थी। स्मॉल ग्रुप होता है ऑफ कोर्स, ये आप एग्जांपल से याद रखेंगे कि इसके दो ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, तो स्मॉल ग्रुप है इसलिए ही आपको बहुत कम एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे याद रह जाएगा। बॉडी इज सिलेंड्रिकल दिख रहा है हमें, इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है सिलेंडर की जैसी है। एंड कंपोज्ड ऑफ एंटीरियस प्रोबोसिस, कोलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, तो ये तीनों पार्ट्स भी दिए हैं आपको, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, तो इनमें भी ओपन पाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आर्थ्रोपोडा और हेमिकोडाटा, इन दो में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, इसके दोनों जो एग्जाम्पल्स है बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, इन दोनों में ओ आ रहा है दो दो बार, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओ से ओपन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, ऑफ कोर्स मराइन होते हैं और सी में पाए जाने ऑर्गेनिज्म में गिल्स होता है, जैसे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोबोसिस ग्लैंड, तो ये यूनिक ग्लैंड होता है, इनमें यूनिक ऑर्गन है, प्रोबोसिस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है इनमें। तो ये बहुत जनरल ट्रेंड रहा है सभी फाइला का, जो भी यूनिक स्ट्रक्चर गिवन होती है उसका एक्सक्रीशन में रोल होता है, सेपरेटली गिवन होती है वो। प्लैटी हेलमिन्स में वो थी प्रोटोनेफ्रिया यानी फ्लेम सेल्स, उसके बाद एनिलीडा में थी नेफ्रीडिया, आर्थ्रोपोडा में थी मालपीगियन ट्यूबल्स, और यहाँ प्रोबोसिस क्योंकि अलग से मेंशन्ड है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अलग, तो इन जनरल गिवन होता है आपको, जो अलग स्ट्रक्चर गिवन होती है वो एक्सक्रीशन में यूज होती है, इसमें प्रोबोसिस अलग से गिवन है तो ये एक्सक्रीशन में यूज होगा।
सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ये तीनों बातें क्यों होती हैं ऑलरेडी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल्स बैलेनोग्लोस और साइकोग्लोसस होते हैं, एक जैसा साउंड करते हैं तो याद हो जाएंगे आपको। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है ये बैलेनोग्लोसस की है, सैकोग्लोसस की नहीं है। ये कैसे याद होगा, क्योंकि ये ब्लैक स्ट्रक्चर है, ब्लैक जैसी दिख रही है तो बैलेनोग्लोसस की होगी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या हमने हेमी कोर डाटा तक। अब कोर डाटा से आगे इंक्लूड करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इट हैज़ टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस किंगडम एनिमेलिया।